बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर का आगाज़ करते हैं बहुत खूबसूरत दुआ के साथ। रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज से ऑनवर्ड हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो कुछ पढ़ा है रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी, हम उसकी एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, राइट। और आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकती हैं, हम उन्हें कैसे बनाते हैं, छोटा सा रिकैप लेंगे और उसके बाद इसको फर्दर स्टडी करेंगे। फॉर दिस पर्पस वी हैव टू गो टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 23, लेक्चर नंबर 10, टॉपिक इज बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। ये जो बात मैंने इस पहले वाले बोर्ड पे लिखी है, इट इज नॉट न्यू फॉर यू, फिर भी दोबारा से ताकि रीइंफोर्समेंट हो आपके माइंड में, जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से प्रिंट हो जाए। मैं इसको दोबारा से क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स टू मेक द बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। उसके लिए आपको पता है कि वी हैव टू टेक अ रेसिपिएंट। हमें एक रेसिपिएंट चाहिए होता है, दैट इज यूजुअली अ बैक्टीरियम, जो आमतौर पे आप पर्टिकुलरली आज के केस में हम उसको बैक्टीरियम के रेफरेंस से ही लिखेंगे कि वो बैक्टीरियम होगा। एंड यूजुअली दिस पर्टिकुलर बैक्टीरियम इज प्लाज्मिड फ्री। और नंबर 2 पे हम लोग क्या करेंगे कि हम एक डोनर लेंगे और उस डोनर से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन करेंगे। डोनर इज यूज्ड टू डोनेट जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हम उस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाइजेस्ट करेंगे और उसके रिजल्ट में दिस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट विल हैव व्हाट, स्टिकी एंड्स। तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम लोग स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर लें, राइट। फिर यही वाला काम हम यहाँ पर भी करेंगे। हम लोग इस पर्टिकुलर रेसिपिएंट बैक्टीरियम के अंदर हम यूज करेंगे एक प्लाज्मिड, और आपको पता है कि हम उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को, जो कि सर्कुलर डीएनए होता है, उसे हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं बाय मींस ऑफ एंजाइम्स, और इसके भी हम क्रिएट कर लेते हैं व्हाट, स्टिकी एंड्स। तो दोनों के दोनों जीन्स मीन उसके कैरियर्स के भी और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों के स्टिकी एंड्स होने चाहिए, ठीक है। फिर हम इन फ्लैंकिंग एंड्स वाले डीएनए को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, और इकट्ठा करने के लिए यू नो वेरी वेल कि हम लोग जो एंजाइम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज लाइगेस। लाइगेशन बहुत दफा बताया आप लोगों को, जोड़ देना, नॉट लगा देना, वेल्ड कर देना। तो इस पर्टिकुलर एंजाइम की प्रेजेंस में ये वाले दो डिफरेंट जीन्स आपस में क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरह शो कर रहा हूँ, लुक एट दिस, कि ये मेरे पास एक प्लाज्मिड था, राइट, और इसको जब मैं डाइजेस्ट किया तो उससे मेरे पास एक लीनियर डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया, समथिंग लाइक इट। और इसके ये स्टिकी एंड्स हैं और ये वाले स्टिकी एंड्स हैं। और अगर ये मेरे पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो उसके भी मेरे पास क्या हैं, स्टिकी एंड्स है। तो दोनों के स्टिकी एंड्स में बताया था आपको बहुत दफा कि ये सेम होने चाहिए, इसलिए मैं इन दोनों को एक ही एंजाइम से डाइजेस्ट करता हूँ। उसके बाद हम इनको को आपस में मिला देते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, और उसके रिजल्ट में मेरे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर दो किस्म का डीएनए आपस में जुड़ गया है। जाहिर है ये प्लाज्मिड का डीएनए है, और जो मैं अब जोड़ रहा हूँ इसके साथ, ये जाहिर है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो इससे मेरे पास अगेन एक सर्कुलर प्लाज्मिड बन गया है। अब मैं इस सर्कुलर प्लाज्मिड को किस में डाल दूंगा, उस पर्टिकुलर सेल में डाल दूंगा जिससे मैं बेसिकली मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ। याद रखें ये वाली चीज सेल के लेवल पर भी हो सकती है और ऑर्गेनिज्म के लेवल पर भी हो सकती है, टिश्यू के लेवल पर भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल हमें इस पर्टिकुलर जीन को उस पर्टिकुलर रेसिपिएंट सेल के अंदर डालना पड़ेगा। अब रेसिपिएंट सेल जिसने मुझे प्रोडक्ट देनी है वो या तो बैक्टीरियम हो सकता है। अगर ये वाला काम मैंने बैक्टीरिया के साथ किया तो ये वाला बैक्टीरिया जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया और जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। सेम इज द केस विद द प्लांट सेल। अगर यही वाला काम मैंने प्लांट सेल के साथ किया है तो ये कहलाएगा एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट और अ ट्रांसजेनिक प्लांट। और अगर यही वाला काम मैंने किसके साथ कर दिया है, एनिमल के साथ, तो ये कहलाएगा एक ट्रांसजेनिक एनिमल और जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। तो यही वाले तीन बेसिकली हमारे प्रोडक्ट्स हैं, या तो हमने बैक्टीरिया को मॉडिफाई कर दिया है, या हमने प्लांट सेल को मॉडिफाई कर दिया है, या हम लोगों ने एनिमल सेल को मॉडिफाई कर दिया है। और फिर
जब ये वाला जीन बैक्टीरिया की बॉडी में जाएगा तो मैं बैक्टीरिया से प्रोडक्ट ऑब्टेन करूंगा, और अगर ये प्लांट की बॉडी में गया तो फिर मैं उससे अपनी मर्जी के प्रोडक्ट प्लांट बॉडी से ऑब्टेन करूंगा। और अगर ये वाला मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी एनिमल की बॉडी में चला गया है तो फिर मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट का प्रोडक्ट किसी एनिमल की बॉडी से ऑब्टेन करूंगा। लेकिन आज जो हमारा फोकस है वो किसके ऊपर है? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया पर। देखते हैं कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हम लोग कैसे बनाते हैं? अभी डिस्कस हुआ आप लोगों के साथ कि हम ऐसा बैक्टीरिया लेंगे कि जिसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं है, और एक ऐसा बैक्टीरिया लेंगे जिसके पास हमारे पास प्लाज्मिड है। फिर मैं क्या करूंगा कि प्लाज्मिड आइसोलेट करूंगा, और प्लाज्मिड आइसोलेट करने के बाद उसको डाइजेस्ट करूंगा एक खास एंजाइम से, और उसके बाद अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको डाइजेस्ट करूंगा उसी एंजाइम से, ताकि दोनों के सेम कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स बन जाएं। फिर मैं एंजाइम यूज करूंगा लाइगेस और इनको आपस में जोड़ दूंगा। जोड़ने के बाद आप लोगों को अपने एक बार बताया था, वन ऑफ देम वाज इलेक्ट्रोपोरोसिस, कि मैंने जो रेसिपिएंट बैक्टीरियम है उसकी सेल वॉल में पोर्स प्रोड्यूस कर लिए थे, या ऑलरेडी प्रेजेंट पोर्स के साइज को खुला कर लिया था बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल करंट। अगर ऐसा हो तो हम प्रोसेस कहलाते हैं इलेक्ट्रोपोरेसिस, और उसके थ्रू हम इस जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को क्या करेंगे? बैक्टीरिया की बॉडी में डाल देंगे। तो दूसरा वे ये था कि हम ये सवाल करते हैं क्या? कैल्शियम क्लोराइड। आपको ये वही बात भी समझाई थी हम लोगों ने कि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ये भी बैक्टीरिया की वॉल के पोर साइज को बड़ा कर देता है, और उसके अंदर से फिर हमारे मॉडिफाइड प्लाज्मिड क्या कर सकते हैं? बैक्टीरिया की बॉडी में दाखिल हो सकते हैं। तो ये क्विक सा कॉल था, बहुत दफा को डिस्कस हुआ आप लोगों के साथ ये वाली बात। अब देखेंगे कि जब प्लाज्मिड बैक्टीरिया की बॉडी में चला जाएगा तो फिर इसकी कौन सी टाइप बनेगी? तो आंसर है कि टाइप तो डिपेंड करती है उसके जीन ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि जिस तरह का जीन मैंने बैक्टीरिया की बॉडी में ऐड किया होगा जाहिर है उस किस्म बैक्टीरिया मेरे पास प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये होगा कि प्रोसीजर एंड मेथड्स आर द सेम, ओनली डिफरेंस इज द नेचर ऑफ जीन। द टाइप ऑफ जीन विल डिटरमाइन द टाइप ऑफ बैक्टीरियम एंड इट्स एप्लीकेशन, राइट। तो देखते हैं कि हाउ टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट्स। अगर मैंने एक बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया है तो मैं उसकी प्रोडक्ट कैसे कैसे ऑब्टेन कर सकता हूँ? तो पहली बात ये है कि लुक एट दिस वेरी डिवाइस हैज गॉट वेरी स्पेशल फीचर्स। फॉर एग्जांपल कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसकी जो वॉल्स हैं दे आर डबल वॉल, यानी कि इसकी दो लेयर्स, एक बाय वाली लेयर है और एक डबल लेयर है। इसको यूज करने का पर्पस वही है जैसे हमारी थर्मोस में होता है, हम इसके इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आइसोलेट करना चाहते हैं। फिर हम लोगों ने इसके बेस पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लेट लगाई होती है, उस प्लेट में से एयरेशन हो सकती है अगर मेरे पास रिएक्शन एरोबिक है, और अगर रिएक्शन एनारोबिक हुआ तो मैं इस पर्टिकुलर वेल को मुकम्मल तौर पे बंद कर दूंगा ताकि यहाँ से कोई एयर भी अंदर ना आए। तो डिपेंड करता है कि मेरे पास कौन सा बैक्टीरियम है और वो किस एनवायरनमेंट में ग्रो करता है, राइट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर एरोबिक हुआ तो मैं उसमें से ऑक्सीजन ऐड कर सकता हूँ, और अगर वो एनारोबिक हुआ तो मैं इस वेल को बंद करके ऑक्सीजन की सप्लाई को जीरो भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? वेरी स्पेशल पैडल्स, और ये जो पैडल्स होते हैं दे कैन बी यूज्ड एज स्टरर। हम इसे पूरे के पूरे जो सोल्यूशन है उसको घुमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन इस तरह हुई कि जिसमें डेफिनेटली मुझे बिल्कुल स्टरिंग की जरूरत नहीं है तो मैं इन स्टरर को ज़ाहिर ऑफ रखूंगा, मैं इनको नहीं चलाऊंगा, राइट। लेकिन ये ऑप्शन जाहिर है इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर इस डिवाइस के ऊपर डिफरेंट किस्म की गेजेस लगी होती हैं। इन पर्टिकुलर गेजेस से हम लोग इसके इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देख सकता हूँ कि इस एनवायरनमेंट में इसका पीएच कितनी है, एसिडिटी है या बेसिसिटी है, राइट। फिर मैं देख सकता हूँ कि इसका टेम्परेचर कितना है। फिर मैं देख सकता हूँ कि इसके ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ज़्यादा है। फिर मैं देख सकता हूँ कि इसमें न्यूट्रिएंट्स कितने ज़्यादा रह गए हैं। फिर मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ज़्यादा हो गई है, एज पर बैक्टीरिया मरना शुरू हो सकते हैं। तो ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड हाई टेक किस्म की एक डिवाइस होती है। दैट वेरी डिवाइस कैन एनीबॉडी गेस आफ्टर लुकिंग एट दिस वेरी पिक्चर एंड इट्स यू कैन से एट्रीब्यूट्स? तो शायद आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं यस दैट इज कॉल्ड एज अ फर्मेंटर। तो हम बेसिकली इस फर्मेंटर को इस्तेमाल करते हैं टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट्स। लुक एट दिस हाउ वी डू दिस थिंग। सबसे पहले हम ये फर्मेंटर लेते हैं और इस फर्मेंटर को हम ऑल टुगेदर स्टरलाइज कर लेते हैं। एक छोटी सी कंटेमिनेशन बड़ी प्रोडक्ट का बेड़ा गर्क कर सकती है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने इस फर्मेंटर को एब्सोल्युटली स्टरलाइज करें। इसमें तो किसी किस्म की फॉर्म ऑफ लाइफ नहीं होनी चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले। फिर लुक एट दिस, हम क्या करते हैं कि हम इसको फिल कर देते हैं एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम के साथ, और ये जो न्यूट्रिएंट्स रिच मीडियम है इट इज़ ऑल्सो स्टरलाइज। इसमें किसी और फॉर्म की लाइफ प्रेजेंट नहीं है सवाए उसी जो हम डालना चाहते हैं। तो पहली बात कि हमारा फर्मेंटर एब्सोल्युटली स्टरलाइज होना चाहिए। नंबर 2,
इस पे जो मटेरियल मैं ऐड कर रहा हूँ वो भी स्टरलाइज होना चाहिए। अब नंबर 3, हम इसमें ऐड करेंगे जाहिर है अपना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरियम इन दिस केस, और फिर हम इसको बंद कर देंगे आफ्टर यू कैन से मैनिपुलेटिंग ऑल द फैक्टर्स लाइक pH, लाइक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, like the concentration of nutrients, like the concentration of nitrogen source, etc. etc. तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने के बाद हम इसको लुक एट दिस, अब इसे बंद कर देते हैं और फिर हम इसको ऑन कर देते हैं। अगर ज़रूरत हो तो पैडल घूमते रहते हैं, वरना वैसे ही रहते हैं, ज़रूरत हो तो ऑक्सीजन आती रहती है, वरना वैसे ही बंद रहती है। और इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मीडियम को बैक्टीरिया यूज करेंगे एज देयर सोर्स, और वो क्या करेंगे, दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, एंड व्हेनेवर दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन तो ज़ाहिर है साथ साथ उनके प्लाज्मिड भी बढ़ रही हैं, उनका डीएनए भी बढ़ रहा है, तो उसके लिहाज से जो हमारी प्रोडक्ट की कॉपीज हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। पहले मेरे पास सिर्फ एक बैक्टीरियम था जो प्रोडक्ट बना रहा था, लेकिन आफ्टर बाइनरी फिशन 2 बैक्टीरियम हो गए, आफ्टर सेकेंड बाइनरी फिशन 4 बैक्टीरियम हो गए। तो आपको पता है हमने पिज़्ज़ा वाले केस में भी देखा था कि जब रेप्लिकेशन का नंबर बढ़ता है तो ज़ाहिर हमारी जीन की कॉपीज कितनी ज़्यादा तेजी से एम्पलीफाई होती चली जाती हैं। तो आफ्टर 20 और 30 जनरेशन आपने देखा था कि हमारे पास ट्रिलियंस में कॉपीज हो जाती हैं, और ये ट्रिलियंस ऑफ कॉपीज हैं, ईच वन ऑफ देम इज मेकिंग यू कैन से माई प्रोडक्ट, जो मैंने इस बैक्टीरियम की बॉडी में इंसर्ट कर दी थी। सो दैट इज हाउ वी ऑब्टेन द प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होगा मेरे स्टूडेंट्स से मैं देख लूंगा कि इसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी कम हो गई हैं और बैक्टीरिया मरना शुरू हो गई हैं, मीन हम स्टेशनरी फेज में एंटर हो रहे हैं। तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि मैं इस सारे के सारे फर्मेंटर को ड्रेन आउट कर लूँ, ठीक है, और इसमें से जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होनी है उसे मैं किसी केमिस्ट की वजह से आइसोलेट कर लूँ। या फिर दूसरा वे क्या हो सकता है कि मैं इसमें से थोड़ा सा फर्मेंटर का प्रोडक्ट बाकी छोड़ दूँ और मोस्ट ऑफ देम वहाँ से बाहर निकाल लूँ और फिर उसमें दोबारा से फ्लक्स इन कर दूँ, डाल दूँ, ऐड कर दूँ क्या, डेफिनेटली न्यूट्रिएंट्स। तो फिर दोबारा ऐड कर दूँगा न्यूट्रिएंट्स, तो बैक्टीरिया दोबारा से they will be in relaxed form because plenty of nutrients is there, plenty of new environment is there, so they can carry out the process of their reproduction and replication, no problem. तो जो पहला वाला प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं बैच प्रोसेस, उसके अंदर हम चीज़ों को होल बैच बाहर निकाल लेते हैं इस पर्टिकुलर फर्मेंटर में से। लेकिन दूसरा मेरे पास मेथड है उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस बैच प्रोसेस, उसके अंदर हम कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे होते हैं, आफ्टर सम टाइम न्यू न्यूट्रिएंट को ऐड कर रहे होते हैं, पुराने ही मीडियम को यूज़ करते हैं। बहरहाल इन दोनों के बहुत बड़े बड़े एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो आपसे कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल दोनों किस्म के प्रोसेसेस डिपेंडिंग अपॉन नीड हम लोग ऑपरेट करते हैं, और इस पर्टिकुलर मीडियम में रिलीज होने वाली प्रोडक्ट्स को फिर केमिकल प्रोसेसेस और केमिस्ट की मदद से क्या कर लेते हैं, इस मीडियम से सेपरेट आउट कर लेते हैं। सो ये थी हमारे पास कुछ मेथड्स के हाउ वी कैन ऑब्टेन बेसिकली द प्रोडक्ट्स। अब जो डिफरेंट किस्म के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसे फर्मेंटर में यूज़ करें, उसे डिफरेंट फेज में यूज़ कर सकते हैं, उससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं, और इस पर्पज़ के लिए फर्दर लर्निंग हमें करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें जंप करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि हम स्टडी करने वाले हैं एप्लीकेशंस। हमने जो बैक्टीरियम प्रोड्यूस किए थे उसका एक वे तो मैंने आपको बताया कि हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी तरीके होते हैं प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने के। फॉर एग्जांपल कि अगर हम मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो मेडिकल साइंस में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, लुक एट दिस, कि हमने ये 4 डिफरेंट किस्म के प्लाज्मिड ऑब्टेन किए हुए हैं। लुक एट दिस, इसके अंदर जो प्लाज्मिड का जो डीएनए है वो रेड है और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ब्लैक है। दूसरे वाले केस में जो प्लाज्मिड का डीएनए है वो ब्लैक है और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो रेड है। थर्ड में प्लाज्मिड का डीएनए ब्लू है, जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास रेड है, और फोर्थ में प्लाज्मिड का डीएनए ब्लैक है और जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कैसी है, ब्लू। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं ये 4 डिफरेंट किस्म के प्लाज्मिड यूज करूंगा तो मैं 4 डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकता हूँ। ये मैंने की है इसकी मेगा क्लासिफिकेशन। लेकिन जाहिर है अगर मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिखी हैं तो जाहिर है मुझे 2 किस्म के क्या करने पड़ेंगे, प्लाज्मिड ऑब्टेन करने पड़ेंगे। कौन से बने, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट डीएनएज, और उससे मुझे इस बैक्टीरियम में ऑब्टेन डालना पड़ेगा। तो इस बैक्टीरियम को मैंने एज अ कॉमन यूज किया हुआ कि इसमें से जौन सा भी मैं प्लाज्मिड ऐड करूंगा उस किस्म के प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी। तो यूजुअली जो बैक्टीरियम हम यूज करते हैं टू गेन द यू कैन से प्लाज्मिड, दैट इज अ प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरियम, यूजुअली इट इज इकोलाई। तो हम आमतौर पे अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसे इकोलाई की बॉडी में डालते हैं और उससे प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहले मेडिकल साइंस को देखा है, आपकी बुक में भी ऐसा ही किया हुआ है कि हम मेडिकल साइंस के अंदर हम डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक और मेथड। फॉर एग्जांपल ऑल द टाइम फेवरेट एंड यू कैन से माय एमएससी रिसर्च, दैट इज बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो हम लोग बेसिकली इंसुलिन ऑब्टेन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मेथड से। क्या ऑब्टेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इंसुलिन, राइट। तो जाहिर है
ये किनको फेवर करेगी, ये फेवर करेगी उन पेशेंट्स को जो डायबिटीज मेलाइटस की IDDM का शिकार है, IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। फिर हम लोग इसे ऑब्टेन कर सकते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। क्या ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और आपको पता है ये लास्ट में डिस्कस हुआ था आप लोगों के साथ कि ये जो मेरे पास ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है इट इज़ वेरी मच इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, कि अगर मेरे पास ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन किसी बंदे की बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं कि हम उस बंदे का ब्लड सैंपल लेते हैं, उसका हम लोग करते हैं यू कैन से हार्मोन एसे, उसके अंदर देखते हैं कि क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज नॉर्मल और बिलो नॉर्मल। इफ इट इज सब नॉर्मल तो हम इस पर्टिकुलर मेथड से ऑब्टेन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन भरेंगे और उस पेशेंट को लगाएंगे, जिसकी वजह से उसका कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। वरना वो तो फिर जैसे अक्सर बोलते हमारी स्टेट के बड़े अजीम फनकार, उसका नाम क्या है, कोडू, तो वरना कोडू ही रह जाएगा। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? इसके अलावा होता है मेरे पास स्टूडेंट्स ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। ये क्या था आपको डिस्कस बहुत डिटेल से बताया था आप लोगों को, वहाँ लेक्चर खोल के देखिएगा। ब्लड क्लॉटिंग में फैक्टर 8 क्या होता है वो हम यहाँ पे ऑब्टेन कर लेते हैं। Then we have got a very important thing that is called as tissue plasminogen. Tissue plasminogen. And finally, we have hepatitis B vaccine. तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं ये हम लोगों ने इसी मेथड से ऑब्टेन की है कि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक प्लाज्मा में बाइंड किया और बाइंड करने के बाद बैक्टीरिया की बॉडी में इंसर्ट किया, उसको फर्मेंटर में डाला, उससे चीज़ ऑब्टेन की और उसके बाद डिफरेंट केमिस्ट की हेल्प से हमने उस प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद उसे वॉयल्स में बंद किया और उसे मार्केट कर दिया, जहां ये इंसुलिन वाले बंदे की, छोटे कद वाले बंदे की, हीमोफीलिया वाले बंदे की, टिश्यू प्लाज्मिनोजन की डेफिशिएंसी वाले बंदे की और हेपेटाइटिस बी को सफर करने वाले बंदे की क्या कर रही होती है? हेल्प कर रही होती है। सो दिस इज द वे दैट इज बेसिकली हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी। फिर हम चलते हैं नंबर 2 पॉइंट पे। नंबर 2 पॉइंट पे हमारे स्टूडेंट्स के हम एग्रीकल्चरल साइंसेज में भी इसी पर्टिकुलर बैक्टीरियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें इस पर्टिकुलर डायग्राम को तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे ऐसे यू कैन से मेरे पास प्लांट्स हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं। अब इस एक्सट्रीम कोल्ड में जो बैक्टीरियम है वो बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो इस पर्टिकुलर आइस को इन पौधों के सरफेस के ऊपर जमाने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो वो वाले बैक्टीरियम जो इस पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर आइस की तय बिठाने में हेल्प कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरियम। राइट, तो हम करते क्या हैं कि हम इन प्लांट्स की लाइफ को सेव करने के लिए हम इस फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरिया को फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये थी हमारे पास इसकी पहली एप्लीकेशन की, यानी कि हम लोगों ने फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरियम को कन्वर्ट कर दिया इनटू फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरियम। राइट, तो ये हमने पहला काम किया। फिर इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की क्रॉप हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, इट मे बी द कॉर्न, इट मे बी द कॉटन, इट मे बी द व्हीट, व्हाटएवर द केस मे बी। राइट, हम इन पर्टिकुलर प्लांट्स की क्या करेंगे कि हम इन पर्टिकुलर प्लांट्स की रूट्स के अंदर ऐसे बैक्टीरियम को भेजेंगे कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं और वो क्या करेंगे कि वो रिलीज करेंगे सर्टेन टाइप ऑफ व्हाट सब्सटेंसेस, और ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस हैं दे विल मेक दिस पर्टिकुलर सॉइल अनफिट फॉर यू कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम डिफरेंट किस्म के पेस्टिसाइड जीन और डिफरेंट किस्म के इंसेक्टिसाइड जीन वो हम इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देंगे और ये बैक्टीरिया जब जाके सॉइल में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंट किस्म के इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड रिलीज होंगे इनटू द सॉइल और ये वाली सॉइल फिर इंसेक्ट और पेस्ट के लिए क्या हो जाएगी? अनफिट, और जो हमारा प्लांट है इट विल लिव वेरी हैप्पीली विदाउट द थ्रेट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड। तो ये मेरे पास 2 एप्लीकेशन हैं जो ये काम कर रही होती हैं। और इस किस्म के बैक्टीरियम की जो बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने पहले भी बोली थी आप लोगों से, दैट इज कॉल्ड एज BT, और जो BT है इट स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis। राइट, तो इस पर्टिकुलर बैक्टीरियम की वजह से हम डेफिनेटली फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं टू हैव बेटर यील्ड। और आपको पता है कि इस बेटर यील्ड का फायदा मेरे पास ये है कि इस इंसानियत को खाने को ज़्यादा मिकदार में और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी में फूड मिल सकते हैं। फिर हम देखते हैं नंबर 3 पॉइंट पे। नंबर 3 पॉइंट पे हमारे पास आ जाता है इकोसिस्टम। तो डेफिनेटली हम लोगों ने एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैक्टीरिया भी क्रिएट किए हुए हैं, बनाए हुए हैं,
तो डेफिनेटली प्रोसेस वही होगा मेरे पास कि हम देखेंगे कि बैक्टीरिया की पॉसिबिलिटी होती है कि अगर मैं उसे एक रॉ मटेरियल दूं तो वो उस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करता है एज इट्स फूड और फिर उसे डिकम्पोज कर देता है, राइट। इसका फायदा किसको होगा? दो चीज़ों को होगा। जाहिर है कि अगर मेरे पास एक रॉ मटेरियल है और वो हैजर्डस है फॉर द एनवायरनमेंट, तो बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को यूज करेगा एज अ फूड, वो एनवायरनमेंट में से खत्म हो जाएगा और नंबर 2 इन बैक्टीरिया का नंबर पॉपुलेशन में इंक्रीज हो जाएगा। इन पर्टिकुलर बैक्टीरिया के साथ फिर क्या होता है वो डिस्कस बाद में करते हैं, पहले लुक एट दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आपको नजर आएगा कि इस वीडियो में हमारे कराची के साहिल पे एक जो शिप था किसका फुल ऑफ क्रूड ऑयल, ये यू कैन से फट गया था और उसके रिजल्ट में बहुत सा क्रूड ऑयल हमारे समंदर के यू कैन से साहिल पर पहुंच गया था। ऐसा सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता, और भी डिफरेंट कंट्रीज में ऐसे होता है क्योंकि जो बीचेस होते हैं वो क्रूड ऑयल की स्मेल और उसके प्रोडक्ट से क्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए जो इस पर्टिकुलर क्रूड ऑयल के क्या थे, डिग्रेडर थे। तो हम करते क्या है स्टूडेंट्स की जब कभी कोई ऐसा इवेंट हमारे साहिलों पे होता है या हमारे समंदर में होता है तो फिर हम इन पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को वहाँ पे स्प्रे कर देते हैं। वो बैक्टीरिया उनके लिए तो ये फूड होती है, वो बहुत तेजी से उस पर्टिकुलर फूड को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं और उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे सारे के सारे बीचेज और साहिल जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर क्रूड ऑयल से क्या होते हैं, साफ हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया आर एक्टिंग एज अ वेरी एक्सीलेंट यू कैन से एनवायरमेंटल क्लींजर। सवाल ये है कि जब क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो बैक्टीरियम के साथ क्या बनेगी, या जो बैक्टीरिया यहाँ प्रोड्यूस हो गए हैं उन्हें कौन कंट्रोल करेगा? तो आंसर इज कि अगर मैं आपको खाने के ना दूं तो क्या होगा, आपकी डेथ हो जाएगी। सेम इज द केस है कि जब इन बैक्टीरिया को खाने को नहीं मिलेगा तो ये बैक्टीरिया भी आहिस्ता आहिस्ता मर जाएंगे। तो हेंस हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्रूड ऑयल को जिसको डिग्रेड होने के लिए सदियां चाहिए थी हमने चंद दिनों में कंप्लीट कर लिया और बैक्टीरिया सुसाइडल डेथ की वजह से खुद ही मर गए, राइट। फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट मेरे पास क्या है कि हमारे पास होता है कोल, और इस पर्टिकुलर कोल के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में क्या होती है, सल्फर। अब मैं क्या करूं कि अगर मैं ये चाह रहा हूं कि एनवायरनमेंट हैजर्डस सब्सटेंसेस लाइक सल्फर एंड SO2 एंड SO3 में एनवायरनमेंट में शामिल ना हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस पर्टिकुलर कोल को ट्रीट करना चाहिए बाय सम बैक्टीरियम दैट कैन यूज और रिमूव सल्फर फ्रॉम इट। तो हम ऐसा ही करते हैं, हम जमीन से निकलने वाले कोल को सल्फर बैक्टीरिया से ट्रीट करते हैं। वो बैक्टीरिया इस पर्टिकुलर कोल में प्रेजेंट सल्फर को ऑल टुगेदर क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो अब मेरे कोल से सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, कभी SO2 प्रोड्यूस नहीं होगी, एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होगा। फिर दूसरी बात ये हमारे स्टूडेंट्स के मेरे पास सर्टेन ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, लुक एट दिस, लिख देते हैं आप लोगों के लिए कि बहुत से मेरे पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये वाले टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या है, दे आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर द एनवायरनमेंट। अगर मैं इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को यहाँ से ना रिमूव करूँ तो ये मेरे पास और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मे बी फॉर द प्लांट, मे बी फॉर द एनिमल्स, maybe for the humans as well and maybe for other strains of the bacteria, सबके लिए खतरनाक हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने डिफरेंट किस्म के टॉक्सिक सब्सटेंसेस के ऊपर रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद ये देखा कि कौन से सब्सटेंस को डिग्रेड करने के लिए कौन सा जीन या कौन सा बैक्टीरिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के जीन को हार्वेस्ट करूंगा और उसे इकोलाई में डाल दूंगा और ये वाला सब्सटेंस आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होगा, जिसकी वजह से नॉट ओनली ये सब्सटेंस खत्म हो जाएगा बल्कि दूसरी फॉर्म ऑफ लाइफ जो अफेक्ट हो सकती थी अब वो भी नहीं होंगी। और थर्ड बात यह है कि जब ये वाला सब्सटेंस खत्म होगा तो सुसाइडल जीन की वजह से ये मेरा बैक्टीरिया भी साथ ही खुद मर जाएगा। तो इस तरीके से हमने नॉट ओनली बैक्टीरिया की स्पीशीज को बरकरार रखा बल्कि हमने टॉक्सिक सब्सटेंस को भी इन्वायरमेंट में से खत्म कर लिया। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, फोर्थ पॉइंट की तरफ, दैट इज रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो देखते हैं कि हम लोग इंडस्ट्री में क्या क्या काम कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, हमारे स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पर्टिकुलर फिल्टर। ये जो फिल्टर है मेरे पास, इट इज कॉल्ड एज बायो फिल्टर। ये बाहर आप लोगों के काम से फिल्टर नजर आ रहा है लेकिन इट इज नॉट दैट मच सिंपल। इसके अंदर डिफरेंट बैक्टीरिया हमने क्या किए हुए, इनोकुलेट किए हुए, शामिल किए हुए। तो डिफरेंट किस्म की जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स होते हैं, राइट, इट मे बी इन गैसियस फॉर्मेट, मे बी इन लिक्विड फॉर्मेट, मे बी इन सॉलिड वेस्ट, हम उन सारों के सारों को पास करते हैं डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर्स पे। डेफिनेटली जो फिल्टर चिमनी पे लगेगा उसमें और किस्म के बैक्टीरिया होंगे, जो सॉलिड वेस्ट पे लगेगा उसमें और किस्म के बैक्टीरिया होंगे, और जो मेरे पास क्या है लिक्विड वेस्ट है उस पर और किस्म के बैक्टीरिया होंगे। लेकिन डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया को हम डिफरेंट किस्म के इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस के ऊपर अप्लाई करते हैं और वो उस पर्टिकुलर फ्लूइड को, गैस को, सॉलिड को जो वहाँ से गुजर रहा होता है उसमें से वेस्ट को पकड़ते हैं, उसे डिग्रेड करते हैं और फिर हम उस पर्टिकुलर ट्रीटेड टॉक्सिक सब्सटेंस या टॉक्सिक वेस्ट को लेस टॉक्सिक करके एनवायरनमेंट में खारिज कर सकते हैं। इसका फायदा मेरे पास क्या होगा
कि पहले ही इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस की वजह से डिफरेंट किस्म की जो फॉर्म ऑफ एक्वेटिक लाइफ थी वो तबाह हो रही थी, बहुत सी जो मेरी सॉइल थी वो तबाह हो रही थी, मेरा जो एनवायरनमेंट था उसका जो कंपोजिशन था वो चेंज हो रहा था। लेकिन इन पर्टिकुलर बायोफिल्टर्स ने उन मोर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करके एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया। और समटाइम ऐसा नहीं किया बल्कि ऐसा भी किया कि उसकी वजह से हमने उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को यूजफुल कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर एक मेरे पास इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहा है, लेकिन अगर मैं वहाँ पे ऐसा बैक्टीरियम कर दूँ, एक ऐसा बैक्टीरियम वहाँ पे इंस्टॉल कर दूँ इन बायोफिल्टर कि जो इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट कर दे, तो you see it is very very helpful for us because कि carbon monoxide is very very toxic and carbon dioxide is less toxic rather friendly for the plants। तो हम यहाँ तक अप्रोच यूज कर रहे होते हैं। हमेशा बोलता हूँ कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाते। तो बीइंग बायोलॉजिस्ट, बीइंग यू कैन से मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, हम अपना काम कर रहे हैं। जो बाकी काम करने वाला है वो ज़ाहिर लोगों का है, वो बाकी काम इंडस्ट्रियल लोगों का करने वाला है। हम अपना काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग आवर बेस्ट कि हम इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके एनवायरनमेंट को बचाएं। हम लोग जो मरने वाले लोग हैं उनको बचाएं, हम लोग अगर प्लांट लाइफ को बचा सकते हैं हम उसे बचाएं। तो हम शिकवा जुल्मत तो करते हैं लेकिन साथ साथ अपने हिस्से की शम्मा भी ज़रूर जला रहे हैं। नाउ लुक व्हाट द अदर पार्ट ऑफ कम्युनिटी इज डूइंग फॉर यू एंड फॉर अस। फिर हम देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि हम डिफरेंट किस्म की सिंथेसिस में भी बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट किस्म के केमिकल्स बनाने में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसको हम डिटेल से भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं एक और एप्लीकेशन। हमारा जो बैक्टीरियम है दैट इज बेसिकली ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम और जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मेटल एक्सट्रैक्शन। आपको पता है कि हम किस तरीके से जो मेटल्स ऐसे ज़मीन से ऑब्टेन करते हैं, और ज़मीन से ऑब्टेन जब कर रहे होते हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन उस पर्टिकुलर ओर में बहुत ज़्यादा कम होती है। तो हम क्या करते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उस कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमने डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स ऑब्टेन किए हुए। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत ही ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है जो कि बहुत आसानी से हार्वेस्ट की जा सकती थी, वो हार्वेस्ट नहीं होती फिजिकल मेथड से। तो हमने क्या किया, हमने उन पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट की, उस मेटलर्जिस्ट की हमने हेल्प की है बाय प्रोड्यूसिंग सम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दैट कैन सेलेक्टिवली बाइंड even perhaps the molecules or atoms of these metals with them। फॉर एग्जाम्पल कि कॉपर एक्सट्रैक्शन में, जिंक एक्सट्रैक्शन में, बहुत ही प्रेशियस मेटल लाइक गोल्ड एक्सट्रैक्शन में, सिल्वर एक्सट्रैक्शन में और एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन में हम लोगों ने डिफरेंट किस्म के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, और वो बहुत ही ज्यादा यील्ड को बढ़ाने वाले। दे हैव गॉट वेरी सर्टेन स्पेसिफिक कैप्सूल्स ऑन द सेल वॉल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बैक्टीरियम, और उनके पास एबिलिटी होती है कि वो उस पर्टिकुलर मेटल के पार्टिकल्स को जो बहुत नैनो टाइप के होते हैं उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस तरह से हमारी यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमने मेटलर्जिस्ट की, इंडस्ट्रियलिस्ट की भी हेल्प की है कि उसकी प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो जाए और ये वाला हैवी मेटल वापस एनवायरनमेंट में भी लॉस ना हो। राइट, अब हम देखते हैं कि सिंथेसिस में हम बैक्टीरिया को कहाँ इस्तेमाल करें और कैसे इस्तेमाल करें। इस पर्पस के लिए वी हैव टू जंप टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस कि मेरे पास एक सब्सटेंस है, उसका नाम है ए, और ये मेरे पास एक सब्सटेंस है फॉर एग्जांपल उसका नाम है बी। तो हमारे पास क्या होता है कि वी हैव टू हैव एंजाइम्स। यू नो वेरी वेल कि अगर मेरे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स, एंजाइम, तो मैं इन दो चीजों को आपस में मिला के क्या बना दूंगा, फॉर एग्जांपल ये सब्सटेंस सी। ये मेरा काम मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, एक्स वीवो, ये मैं बॉडी से बाहर भी कर सकता हूँ। अगर मुझे ये काम बॉडी से बाहर करना होगा तो फिर मुझे एंजाइम की जगह कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा। और यू नो वेरी वेल, आपने पढ़ रखा है कि कैटालिस्ट की एक्टिविटी रेट डेफिनेटली एंजाइम से कैसा होता है, काफी कम होता है। तो इसलिए अगर ज्यादा बेहतर होगा कि मेरे पास एक लिविंग एंटिटी आ जाए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाए जिसके पास एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, और फिर जब मैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं तो उनका कॉपी नंबर बढ़ जाए तो यील्ड भी क्या हो जाए, कोरेस्पॉन्डिंगली बढ़ती चली जाएगी। राइट, इस पर्पज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली मुझे एक अदद प्लाज्मिड लेना पड़ेगा, और उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को मैं क्या करूंगा, मॉडिफाई कर दूंगा बाय इंसर्टिंग सर्टेन जीन दैट कैन हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। राइट, जैसे मैंने बोला कि अगर मैंने सब्सटेंस ए को बी से मिलाना है
तो मुझे यहाँ पे कोई एंजाइम चाहिए। आपको पता है हमने पढ़ा था 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। तो मैं क्या करूँ कि मैं उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड के अंदर इस एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाला जीन लगा दूँ, और अगर मैं इस पर्टिकुलर जीन की कॉपीज ज़्यादा कर दूँ, और फिर कॉपी ज़्यादा करने का क्या वे था, आपको याद है ना कि हम उस पर्टिकुलर बैक्टीरियम को एनवायरनमेंट में डालेंगे और वो पर्टिकुलर बैक्टीरियम उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट फूड को कंज्यूम करेगा, और आफ्टर 20 और 30 साइकिल्स ये हमारे पास कॉपी नंबर ट्रिलियंस में चला जाएगा। तो जाहिर है मेरे पास एंजाइमिक कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और वो एंजाइम इन दो चीज़ों को मिला के मुझे सिंथेसाइज करके दे देगा सब्सटेंस सी। तो हेंस वी आर बेसिकली यूजिंग दिस पर्टिकुलर बैक्टीरियम एट एक्सपोनेंशियली फास्टर रेट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम यील्ड। ठीक है, अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है, चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद होती हैं, नेचर में बिखरी पड़ी हैं। लिल्लज़ीनहुम याकिलून, जो अकल रखते हैं, जो आंखें को खोल के निगाहे बीना से दुनिया को देखते हैं, वो इन चीज़ों को डेफिनेटली इस्तेमाल भी करना जानते हैं। दे नो इट इज़ वेरी इजी टू यू कैन से isolate plasmid, it is very easy to digest them with certain you can say enzymes। फिर हमारे पास उस पर्टिकुलर सिंथेसिस के लिए कौन सा एंजाइम की जरूरत है, उसका जीन उठाओ, उसको आपस में जोड़ दो, उस बैक्टीरिया में डाल दो और बैक्टीरिया को उठा के फर्मेंटर में डाल दो, आपका प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल आपकी बुक में लिखी है, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ फिनाइलएलानीन। राइट। अब क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को कहाँ डाल देंगे, ज़ाहिर फर्मेंटर में डाल देंगे, राइट। और उस पर्टिकुलर फर्मेंटर में क्या डालेंगे, हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे। फिर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, डेफिनेटली नेसेसरी कंडीशंस, जैसे डिस्कस किया था आप लोगों से, फॉर एग्जांपल पीएच, फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा, ये सब प्रोवाइड करेंगे। तो ये वाला बैक्टीरियम हमें इस पर्टिकुलर फर्मेंटर के अंदर क्या प्रोड्यूस करके देगा, फिनाइलएलानीन। क्या देगा स्टूडेंट बना के मुझे, फिनाइलएलानीन। हम क्या करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर फिनाइलएलानीन को इधर बैच प्रोसेस से या कॉन्टिन्यूस बैच प्रोसेस से उस पर्टिकुलर फर्मेंटर में से बाहर निकाल लेंगे, और फिर हम उसको दे देंगे किसी केमिस्ट को। तो केमिस्ट क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मीडियम में से मुझे फिनाइलएलानीन आइसोलेट करके देगा। फिर मैं इस पर्टिकुलर फिनाइलएलानीन को यूज करूंगा टू मेक अदर सब्सटेंस, एंड दैट वेरी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एस्पार्टम, राइट। एंड दिस पर्टिकुलर एस्पार्टम इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इट कंसिस्ट ऑफ जस्ट 2 अमीनो एसिड्स that is used to make a dipeptide, and that very dipeptide structure is basically sweet in taste। और ये जो मेरे पास sweet in taste है, तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर मीठे को इस्तेमाल किया एज आ स्वीटनर। किनको दिया हमने खाने के लिए, भाई जाहिर है हमने उनको खाने के लिए दिया जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, राइट। अगर मैं खाने को मीठा कर दूं लेकिन उसकी वजह से मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज ना हो, तो ये फायदे की बात है ना। तो यही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं। एडवांटेज मेरे पास क्या है कि जो उनकी जो ड्रिंक्स हैं दे विल बिकम स्वीट, ये डेफिनेटली क्या हो गए हैं स्टूडेंट, स्वीट हो गई हैं। लेकिन इसका एडवांटेज मेरे पास ये हुआ है कि विद नो इंक्रीज इन बीजीएल, इसकी वजह से उनका जो बीजीएल है, बहुत बताया आप लोगों को बीजीएल क्या होता है, इससे मदद होती है मेरे पास स्टूडेंट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कभी भी नहीं बढ़ेगा, बिकॉज ये तो एक डाईपेप्टाइड है, और आपको पता है कि पेप्टाइड का ताल्लुक प्रोटीन किंगडम के साथ है, कार्बोहाइड्रेट के साथ हरगिज भी नहीं है। तो ग्लूकोज लेवल बढ़ाने वाली चीज तो बेसिकली मेरे पास एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम क्या होता है, डेफिनेटली अ ग्लूकोज। तो वही ग्लूकोज मेरी बॉडी में नहीं बढ़ेगा तो जाहिर मुझे शुगर नहीं होगी। तो इन डायबिटिक पेशेंट्स की भी हेल्प हम लोगों ने की है by producing the bacterium that can produce phenylalanine. It is used as a precursor to make aspartame, and that very aspartame is basically a dipeptide that is basically sweet in taste, and its advantage is blood glucose level will not increase। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, न्यूट्रास्वीट
या आपने नाम सुन रखा होगा कैंड्रिल, हमारे यहाँ बहुत छोटी सी बॉक्स में गोलियां मिलती हैं, वो कैंड्रिल, वो बेसिकली एस्पार्टम दैट इज डाइपेप्टाइड। सो ये थी स्टूडेंट्स मेरे पास कुछ एप्लीकेशंस और कुछ मेथड्स एंड टेक्निक्स कि जिसकी वजह से हम लोग इस पर्टिकुलर ह्यूमैनिटी की, प्लांट किंगडम की, एनिमल किंगडम की और बैक्टीरियल किंगडम की इटसेल्फ हेल्प कर रहे होते हैं, और अबव ऑल हम अपने इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा डिटेल रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर बोल रहा हूँ, अपने हिस्से की शम्मा ज़रूर जलाएं और ताला आपको इसकी तौफीक दे कि आप अपने हिस्से की शम्मा जलाने में ज़रूर कामयाब हों और अपने वालिद के ख्याल में भी कामयाब हों, और जब कभी नमाज़ पढ़े हमारे लिए भी दुआ ज़रूर करें। आई वॉन्ट टू से यू